किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सभी लोग अपने एग्ज़ाम के बारे में मुझे बताएं। एक एक कमेंट सारे छात्र करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारे इस बैच में किस किस एग्ज़ाम को फोकस करने वाले हमारे छात्र हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हम हिंदी पढ़ने वाले हैं ये किस किस एग्ज़ाम को कवर करेगा, हमारी तकनीक क्या होगी इस बैच को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार ये कमेंट करिए कि आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सिर्फ हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं देखती हूँ आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। एसएससी जीडी के भी छात्र हैं, एलएलबी के हैं। ठीक है, एसएससी जीडी काफ़ी सारे छात्र हैं, एसएससी के, यूपी ट्रिपल एससी के हैं, एमपीएसआई के हैं, यूपीएससी के भी छात्र हैं, यूपीएसआई के हैं, यूपी पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी, स्टेट एग्ज़ाम के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी फोर्स गार्ड, ओके, राजस्थान रीट, ओके, स्टेट एसआई, यूपी एसआई, एमपी एसआई, या बैंक क्लर्क, एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ओके, दिलीप कुमार कह रहे हैं, यूपीएसआई, आरआरबी, यूपीएसआई और हिंदी पीजीटी, ओके, यूपी जीआईसी। ये जीआईसी वाला कौन सा एग्ज़ाम है अनुराग? यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी एएसआई, यूपी एएसआई, यूपीएसआई होगा वो, कमल पाल डैट, ओके। तो बहुत सुंदर, यानी कुल मिला के हमको यहाँ पे पता चलता है कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग सारे एग्ज़ाम के छात्र हमारे इस बैच में आज शामिल हैं। लेखपाल, अभी तक लेखपाल नहीं आया था सामने, तो लेखपाल का भी आ गया है। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें दो एग्ज़ाम, मतलब एक एग्ज़ाम को आपको थोड़ा अलग रखना है, और वो एग्ज़ाम क्या है जो आपका शिक्षक के लिए होता है। शिक्षक मतलब जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ये सारे एग्ज़ाम जो हैं, यानी जो आप टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उन सब का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। लेकिन बात करें हम नेट, जेआरएफ और ये टीजीटी, पीजीटी की, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं मैं पढ़ाऊंगी वो भी आपके बैच में, लेकिन उन क्लासेस को हम अलग से लेंगे, मतलब एक तरह से वो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। तो देखने के लिए आप सभी लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। पर अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैम मैं तो यूपीएसआई का हूँ, मुझे एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी, तो ये भी आपकी मर्जी होगी, आप उन्हें ना लें। लेकिन जिन छात्रों को आवश्यकता है वो क्लास ले पाएंगे। अब सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है, और मतलब ये जो हमारा 3 महीने का बैच होने वाला है इसमें हम किस तरह से चीज़ों को, क्लास को पढ़ना है, और हमारी क्लास के कुछ रूल भी होते हैं, कुछ नियम भी, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे सामने आता है सामान्य हिंदी, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें यह जानना ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए आए हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए वो उतना यूज़फुल है या नहीं, ये वाली बात हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। तो हम बात जब करते हैं सामान्य हिंदी की, और आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, यदि उसमें सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण, ठीक है, सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण अगर इस तरह से करके दिया हुआ है तो आप लोग इस बात को समझ जाइएगा कि जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हैं।
फिर क्या होता है कि जब आपको वो सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण ऐसे करके वो पहले बताता है कि इससे मैं पूछूंगा, 30 क्वेश्चन पूछूंगा, 20 क्वेश्चन पूछूंगा, 50 पूछूंगा, 100 पूछूंगा, 150 पूछूंगा, जितने भी वो देता है, हर एग्जाम में अलग अलग संख्या होती है। तो वो आपसे कह देता है कि मुझे सामान्य हिंदी से इतने प्रश्न करने हैं। फिर सवाल उठता है बाद में, जब थोड़ा सा और सिलेबस आगे व्याख्या करके दिया जाता है, तो वो सिलेबस में आपको ना कुछ टॉपिक देता है। जैसे वो लिखेगा वर्णमाला, जैसे लिखेगा संधि, समास, फिर आपको लिखेगा पद के भेद, फिर उसमें संज्ञा, फिर क्रिया, ऐसे अलग अलग दे देता है। उसी में वो लिखेगा वाक्य और फिर आगे लिख देगा वाच्य। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम वो सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो वो स्पेशल दे रहा है उन्हें भी, और जो उसने स्पेशल नहीं दिए हैं उन्हें भी। तो हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। कई सारे छात्र ऐसे पूछते हैं, जैसे आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे मान लो जब हम पढ़ते हैं, मैं अभी इसे हटाती हूँ, आपको अलग समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कई बार हमारे छात्र कहते हैं कि मैम मेरे एग्ज़ाम में, जैसे अभी मैंने इस बैच में देखा कि हमारे आरओ एआरओ के छात्र हैं, तो जो आरओ एआरओ के छात्र हैं उनके एग्ज़ाम में सिर्फ 6 टॉपिक होते हैं जो हिंदी से आते हैं, ठीक है, केवल और केवल 6 होते हैं। जैसे इसमें एक आता है वर्तनी शुद्धिकरण, ये आप सभी लोगों के एग्जाम में आता है, वर्तनी शुद्धिकरण। और जब आप किसी किताब को देखते हैं, किसी किताब में पढ़ते हैं, तो वर्तनी शुद्धिकरण की आपको एक लिस्ट दी हुई होती है, एक तरफ शुद्ध और एक तरफ अशुद्ध शब्द लिख कर दे दिया रहता है और आप उनको रटते रहते हैं। यही तरीका है, अभी तक यही पढ़ते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको वर्तनी शुद्धिकरण अच्छी तरह से सीखना है और बार बार उसको रटना नहीं है, एक बार समझ के आपको हमेशा जीवन भर के लिए वो याद हो जाए, ऐसा अगर आपको सीखना है, तो उसके लिए आपको वर्तनी शुद्धिकरण करने के लिए इसमें क्या पढ़ना होता है, संधि पढ़नी होती है। क्योंकि जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं लगभग उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि विधि से बने होते हैं। उपसर्ग, आपको उपसर्ग पढ़ना होता है, ठीक है, आपको प्रत्यय पढ़ना होता है। और ये प्रत्यय तो ऐसा है कि जिस दिन आप इस प्रत्यय को पढ़ेंगे उस दिन आपको लगेगा कि मैम हमको तो सारी वर्तनी आ गई, अब हमसे गलती नहीं होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको वहीं पे प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं, एक शब्द आप मुझे आंसर दीजिएगा इस चीज का, मैं आपसे वही प्रश्न कर रही हूं। शब्द है यहाँ पर अध्यात्म, शब्द है आध्यात्म, और एक और शब्द है आध्यात्मिक। आपके एग्जाम में आया है ये प्रश्न, ठीक है, और इसको ए बी सी। प्रश्न क्या है, इनमें से अशुद्ध शब्द क्या है, ठीक है, अशुद्ध बताना है। ए बी सी डी, इनमें से अशुद्ध शब्द क्या है। 2 शब्द आपके सामने दिए हैं, 2 शब्द इसमें सही हैं और 1 शब्द इसमें गलत है। तो जल्दी से बताइए आप कैसे बताएंगे, ठीक है, आपके आंसर मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अशुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। कुछ छात्र कह रहे हैं बी आंसर, मोहित ने बताया ए आंसर, बाकी और सभी छात्र बताएं, बाकी और सभी छात्र क्या आंसर दे रहे हैं। नितिन ने बताया ए आंसर, ठीक है, ओके, जल्दी से। अच्छा, सी आंसर कोई नहीं बता रहा है, सी सबको सही नजर में आ रहा है, सबकी नजर में सही है। अरे हमने कहा कि सी बताया नहीं, तब तक हमारे छात्र ने बता दिया सी। रोहित कुमार ने सी आंसर दिया। जल्दी से बताइए, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको बताना है कि इन तीनों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। आंसर आपने दिया, मतलब बी और ए और बी ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। खैर चलो, सी मेरे कहने पे किया, ये बात अलग है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो बी है, और जिन छात्रों ने बी आंसर बताया बिल्कुल सही बताया है। अब जिन छात्रों ने ए आंसर बताया है
मैं बताऊं उन्होंने कैसे बताया है? उन्होंने कहा होगा कि आध्यात्मिक तो हमने बहुत बार सुना है, तो ये आध्यात्मिक है तो इसका शब्द ये अध्यात्म सही होगा, ये अध्यात्म ही गलत होगा, है ना? तो ध्यान रखिए। अब देखिए, अब आप कैसे जानेंगे कि ये तीनों शब्द हमारे सही थे, मतलब इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बताती हूँ कि हम कैसे सीखेंगे। ये मैं हटा रही हूँ एक बार। हम कैसे सीखेंगे, हमें जीवन भर के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। देखो अभी आप लोगों को ये याद करा देती हूँ। तीनों शब्द हमारे सामने लिखे, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। अब देखिए, इसे मैं कहती हूँ शब्दों का ऑपरेशन करना। यदि आप शब्दों का ऑपरेशन कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। शब्द इसमें ये सही है और ये सही है। ये जो शब्द है आपका अध्यात्म, ये शब्द आपका अधि प्लस आत्म से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? अधि प्लस आत्म। आत्म मतलब आत्मा के लिए आया है। अब यहाँ पे इनके बीच में हुई है संधि, ठीक है, और संधि होने की वजह से ये जो ई है ये य में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, क्या कहानी है, वो हम संधि में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह हमारा इसमें परिवर्तित हो जाता है, ये आत्म शब्द इसके साथ जुड़ जाता है, और ये जो हमारे पास बचता है ये ध आधा रह जाता है क्योंकि ई बाहर निकली, और जब हम इसको जोड़ के लिखते हैं ये आ इस य को पूरा करता है और शब्द हमारा हो जाता है अध्यात्म। और जब ये अध्यात्म शब्द होता है, इस अध्यात्म शब्द में ही इक प्रत्यय जुड़ता है। इक प्रत्यय फिर इसमें जुड़ता है, और जैसे ही इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो इस इक प्रत्यय के जुड़ने का एक नियम है कि जब भी ये किसी शब्द में जुड़ता है तो उसके पहले स्वर में परिवर्तन करता है। और पहले स्वर में क्या परिवर्तन करता है? उसे दीर्घ कर देता है। तो यहाँ पे पहला स्वर ये ए है, ये इक जब इसके साथ जुड़ेगा तो इस ए का आ कर देगा, और बाकी शब्द ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये इसके साथ जुड़ जाएगा म के साथ, ठीक है, और माँ के साथ जुड़ेगा तो छोटी ई की मात्रा है इसके साथ आ जाएगी, और ये शब्द आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे प्रमाण से प्रमाणिक, ठीक है, जैसे व्यवहार से व्यावहारिक, जैसे समाज से सामाजिक। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं और ये आपकी परीक्षाओं में आते हैं। आपसे ऐसे ही प्रश्न करता है एग्जामिनर और आप गलतियां करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर, यानी जब हम इनको सीख लेते हैं, यानी कि क्या चीज़ हमने सीखी, हमने संधि सीखी, प्रत्यय सीखा, तो इससे हमें पूरे शब्द के बारे में पता चल गया और हमेशा के लिए हमें याद हो गया। अब इससे हमारे 3-4 काम हुए। पहला चीज़ हमें संधि भी आ गई, दूसरी चीज़ हमें प्रत्यय भी आ गया, और तीसरी चीज़ हमारी वर्तनी शुद्धिकरण भी सही हो गई। तो जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए, मैं हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ ना, आप लोगों से क्लास में आपने सुना होगा कि एक बार हिंदी मेरे साथ पढ़ो और पूरे जीवन भर याद रखो, अपने पोतों को भी आप ही पढ़ाना। तो वो इसीलिए कहती हूँ कि एक बार हिंदी को अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम तो दोगे ही दोगे, जॉब पाओगे, और साथ में फिर लास्ट में ना बुढ़ापे में अपने पोतों को आप पढ़ा दोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है। तो इस तरह से आपको अब समझ में आ गई होगी बात। तो यानी एक जैसे आरओ ने, अब आप ये बात सोचेंगे कि आरओ ने सिर्फ आपको 6 टॉपिक ही क्यों दिए हैं, क्योंकि वो जानता है वर्तनी शुद्धिकरण जैसे टॉपिक में कम से कम 3-4 टॉपिक जुड़े हुए हैं। वैसे ही उस आरओ की ही बात अगर मैं करूं तो इस समय सिर्फ कि आरओ में एक और टॉपिक होता है वाक्य शुद्धिकरण। अब आप ये देख सकते हो कि वाक्य शुद्धिकरण में क्या क्या आ सकता है। वाक्य शुद्धिकरण सीखने के लिए हमें पूरा का पूरा पद के भेद सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण जब हम करते हैं उसमें लिंग में गलती करेगा, वचन में गलती करेगा, क्रिया में गलती करेगा, संज्ञा में गलती करेगा, सर्वनाम में गलती करेगा, विशेषण में गलती करेगा, और ये सब के सब पद के भेद है। और यही गलतियां वो वाक्य में करता है, वाक्य की और थोड़ी ना कोई नियम होते हैं। तो आपका वो जो 5+5 यानी टोटल 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी लगभग पूरी हिंदी को ही इसमें शामिल कर लेता है, ठीक है। तो ये इसीलिए था कि जैसे हमारे बहुत सारे छात्र आरओ की अलग से स्पेशल क्लास देते हैं, मैंने अलग से क्लास करवा दी है, पर उसमें पूर्णता नहीं है, मतलब संपूर्णता नहीं है। तो संपूर्णता किस में है? तो संपूर्णता आपके इसी बैच में है जो आप यहाँ पे लेते हैं।
इसमें आपको लेखन में भी सुधार होगा, आपकी परीक्षा में भी काम आएगा और सारी चीज़ें। तो इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, मैं एक बार बहुत थोड़ा जल्दी से आप सभी लोगों को ये बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक इसमें होंगे हमारे, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और हमारा क्रम क्या होता है करने का, तो आप सभी लोग अपनी अपनी परीक्षाओं के आधार पर, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो जो आपकी परीक्षा में पूछा है, तो आप मैच कर लेना कि आपकी परीक्षा में इनसे जो मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। जैसे देखो, हम सबसे पहले वर्णमाला लेके चलते हैं। शुरुआत में वर्णमाला लेकर चलेंगे, और वर्णमाला में हमारे वर्ण और उसके प्रकार, और वर्ण जो हमारे स्वर हैं उनका वर्गीकरण। स्वर के वर्गीकरण करने के बाद हम व्यंजन और व्यंजन की परिभाषा और व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजन भी आप देखते हैं, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, लुंठित वर्ण के बारे में पूछा जाता है, पार्श्विक वर्ण पूछा जाता है, ऊष्म व्यंजन हो गया, काकल्य आपने देखा होगा अगर प्रश्न काकल्य वर्ण पूछा गया है तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आप देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन पूछे जाते हैं, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान पूछा जाता है, आगत नवनिर्मित ध्वनियाँ, इस तरह से ये ध्वनियाँ पूछी जाती हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें हम वर्तनी में वर्णमाला में करते हैं। इसके बाद हमारा वर्तनी आता है। वर्तनी क्या है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है पंचमाक्षर से, जो यहाँ पे आपका पंचमाक्षर दिया है। आपको यहाँ बताया जाएगा अनुस्वार और चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर, इन तीनों में अंतर क्या है। हमारे छात्रों को इन तीनों में अंतर समझ में नहीं आता, काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। परीक्षा में प्रश्न भी आता है यहाँ से। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न रहता है ड और ढ, यानी बिंदी वाला ड और बिंदी वाला ढ, इन दोनों में अंतर क्या है, इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। द के रूप, ह के रूप, र के रूप, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न अब आने लगे हैं। ये बेसिक है, बहुत बेसिक उठाया है अब परीक्षा ने, ये सारी चीज़ें आने लगे तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ परीक्षा के आधार पर ही नहीं, ये हमारी लेखनी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हम लिखने में जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं वो क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, एक प्रश्न आपका आता है। अभी आप लोग जो लिख रहे हैं मैं बाद में देखूंगी आपके प्रश्न, पहले मैं अपनी बात यहाँ फिनिश कर दूं, ठीक है। चलो, अब उसके बाद देखो संधि और संधि विच्छेद, यानी जब हम वर्णमाला पढ़ लेते हैं फिर हम संधि करते हैं। संधि में संधि और संधि विच्छेद, ये लगभग हमारी 5 दिन की क्लास रहेगी, 5 से 6 दिन की, और हमारी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग जैसे हमारी परीक्षा के प्रश्न, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं उसके आधार पे यहाँ से हमारे 3 से 4 प्रश्न रहते हैं संधि से। आप लोगों को ये पता ही होगा अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, और अगर आप में से किसी छात्र ने नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी पढ़ने से पहले कम से कम 5 सेट आप अपने क्वेश्चन के लगा लीजिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। बस आपको क्या करना है, आंसर नहीं लगाना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के देखना है कि कितना आप कर पा रहे हैं, या मतलब क्या क्या इसमें पॉइंट पूछे गए हैं, कैसे कैसे आएगा, बस आपको ना वो चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे संधि के तुरंत बाद। संधि के बाद फिर हम समास करेंगे। फिर इसके बाद शब्दावली। शब्दावली में यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ट्रिक दूंगी कि शब्दावली को आपको कैसे याद करना है। हालांकि शब्दावली की जो व्याख्या है वो मैं आपको कर दूंगी इसमें हर एक उसको, ताकि आप मेरे साथ पढ़ सकें उस चीज़ को, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। इसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 का मतलब क्या है कि जब हमारी वर्णमाला खत्म हो गई तो जितने वर्णमाला से संबंध रखने वाले टॉपिक थे हमारे, वो भी खत्म हो गए। अब हमारे ये टॉपिक अलग हैं। तो इसमें अलग टॉपिक कौन से आते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। 2 प्रकार के शब्द, विकारी और अविकारी। क्या होता है विकारी, क्या होता है अविकारी, ये सारे देखेंगे। और इसी विकारी और अविकारी ही, यही शब्द हमारे पद के भेद भी कहलाते हैं, और इसी में हम पढ़ना शुरू करते हैं तब। तो इसमें संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की, फिर संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन, संज्ञा का कारक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जितने इसके भेद हैं। सर्वनाम हमारे 2 प्रकार से बांट दिए जाते हैं, रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या फिर वाक्य में प्रयोग के आधार पर। तो हम दोनों प्रकार से इसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
फिर क्रिया और क्रिया की परिभाषा, ध्यान रखना जब हम क्रिया के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो अक्सर हमारे, जैसे मैंने लिख दिया है क्रिया, तो हमारे छात्र सोचते हैं मैम काल पढ़ाया जाएगा कि नहीं, तो ध्यान रखना कि क्रिया में ही जो क्रिया का प्रकार होता है उसी में काल आता है। और इस काल के साथ साथ जो पक्ष आता है ना, क्रिया पक्ष, वो भी इसी में होता है, और क्रियावृत्ति जो आता है आपकी परीक्षा में वो भी इसी में होता है। वो सब के सब क्या है, क्रिया के प्रकार में ही आते हैं, मतलब क्रिया वाले ही टॉपिक में होते हैं। तो ये अलग से यहाँ नहीं लिखा हो भले ही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। ठीक है, काल, पक्ष, वृत्ति, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब आ जाता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, आगे यहाँ लिख दिया है काल। ठीक, आगे देखो, इसके बाद जब हम पूरे भेद पढ़ लेते हैं, जो हमारे पद के भेद हैं, यानी हम सारे पदों के बारे में, शब्द के बारे में जान लेते हैं, तो फिर हम वाक्य बनाते हैं। और वाक्य में अब इसमें हमारे जो वाच्य हैं वो भी आएंगे, जो रचना की दृष्टि से वाक्य हैं वो भी आएंगे, अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो भी आएंगे, मतलब हम तीनों प्रकार के वाक्यों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित नियमों पर ध्यान देते हैं कि नियम कौन कौन से होंगे। जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में हम सेंटेंस बनाने के लिए एक नियमावली को फॉलो करते हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण के नियम होते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न इस तरह से बनता है कि जैसे एक मतलब वाक्य आ गया कि सीता रोटी खाती है। ठीक है, हमने कहा कि सीता रोटी खाती है, तो यहाँ पे खाती है, सीता स्त्रीलिंग है, और खाती है आ गया तो स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि सीता ने सेब खाया, तो हमारे छात्र अपने दिमाग में ये कहते हैं कि खाया क्यों लगाया हमने, जबकि सीता है तो फिर खाया क्यों लगाया। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न ऐसे हमारे दिमाग में होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, और वो सारे नियम कहाँ हैं, हमारे वाक्य शुद्धिकरण के लिए हैं। देखो ये मैं अभी ये क्यों बता रही हूँ, आज पहली क्लास में मुझे इतनी सारी चीज़ें बताने की क्या आवश्यकता है, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे छात्र जब क्लास लेते हैं तो उनके अंदर ना जिज्ञासा बहुत भरी पड़ी रहती है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला और वो क्वेश्चन कर देते हैं हमसे वाक्य का, क्वेश्चन कर देते हैं हमसे क्रिया का, क्वेश्चन कर देते हैं संज्ञा का। तो ध्यान रखना, हम ऐसे एक दिन में सारी हिंदी नहीं पढ़ सकते। ये जो मेरा सफ़र रहेगा हिंदी का लगभग 3 महीने का होगा। 3 महीने में हम पूरी हिंदी को कंप्लीट पढ़ेंगे, और 3 महीने अगर आप एक धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मेरे साथ अगर हिंदी पढ़ लेते हैं, तो मैं ये आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि हिंदी में 99%, अब 99 मैंने क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि मुझे ना आप पर भरोसा नहीं है कि आप मेरी जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करेंगे। आप कहीं ना कहीं छुट्टी कर सकते हैं। अगर जैसे मैं कहती हूँ अगर वैसे आपने किया तो 100%, है ना, एकदम से 100%, 101% आप इसे कह सकते हैं, आपको हिंदी के सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर आपने इन मेरी बात को ध्यान किया, फॉलो किया जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। तो यानी यहाँ पे मैं आपको पहले इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम क्या क्या चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको धैर्य रहे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो वाक्य तक आकर हमारा व्याकरण खत्म हो जाता है ना, वाक्य तक आकर व्याकरण खत्म हो जाता है। अब हमारे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य में आते हैं, साहित्य के लिए हम पढ़ते हैं। तो साहित्य में जो हमारे आते हैं जैसे अलंकार। अब अलंकार में हम बहुत सारे प्रकार के अलंकार हैं, मैंने ये दिया है, आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप एक तरफ से पहले पढ़ लेना कि हम कौन कौन से अलंकार आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे रस पढ़ते हैं, तो रस को भी हम पूरा, अलंकार की भी हमारी 5 से 6 दिन की क्लास होती है, रस की भी हमारी 5 से 6 दिन की क्लास होती है, हम अच्छी तरह से इसको पढ़ते हैं पूरा। फिर उसके बाद हमारा छंद आता है, छंद की भी हमारी 2 क्लास होती हैं और इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य से रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रचना एवं रचनाकार, उनकी कृतियाँ, पुरस्कार जैसे जो आपके प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हिंदी साहित्य का। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं जिसमें हमारे रचनाकार, पुरस्कार और अपठित गद्यांश और पद्यांश ये सब आते हैं। अपठित गद्यांश
जिसे आप कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, बोध शक्ति भी कहते हैं। मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम से इसको बताया जाता है कि अपठित गद्यांश, कॉम्प्रीहेंशन या बोध शक्ति। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं यहाँ पर कवर। और फिर उसके बाद पार्ट 4 जो हमारा आता है, इसमें आता है पत्र लेखन। अब यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी आप लोगों को कि ये पत्र लेखन केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए होगा, सब्जेक्टिव नहीं। जिन छात्रों का सब्जेक्टिव एग्जाम है उनका पत्र लेखन अलग होगा, इस क्लास में नहीं होगा। यानी वो अलग जब स्पेशल एग्जाम के बैच बनता है उसमें होगा। तो आप में से अगर, क्योंकि ये हमारी जो पत्र लेखन है ये हमारे व्याकरण का हिस्सा नहीं है, पर यहाँ पे हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है ताकि आपके वो, और यहाँ कम से कम 3 या 4 प्रश्न आते हैं। जैसे यूपी SSS में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो 4 भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी आपके, तो उसके लिए यहाँ पे हमने इसे रखा है। भाषा एवं बोलियां, जो आपका भाषा विज्ञान वाला जो टॉपिक होता है, ये मैंने सबसे अंत में रखा है ताकि आपको ना डर ना लगे। कई बार हमारे छात्र इसको पढ़ते हुए ना पहले ही डर जाते हैं। लगभग किताबों में आपको पहले नंबर पे मिलता है, बट मैंने इसे लास्ट में रखा है। इसमें सारी बोलियां और सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हमारे MPSI के छात्र हैं, उनके एग्ज़ाम में पहेलियां आता है, तो पहेलियों को भी कलेक्ट करने की कोशिश करी है। ऐसे ही आप उनके एग्ज़ाम में अव्यवस्थित वाक्य यानी यरल व जो खंड आते हैं टुकड़े होके, ठीक है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद संक्षेपण, ये भी MPSI के छात्रों के लिए आता है उनके एग्ज़ाम में। और फिर पारिभाषिक शब्द, ये PCS के जो हमारे एग्ज़ाम हैं जितने, उनमें पूछा जाता है सब्जेक्टिव में जो पारिभाषिक शब्द है, और साथ ही साथ SSSC में भी होता है और MPSI में भी शायद ये होता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, कि जैसे जैसे एग्ज़ाम मतलब टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे, शुरुआत के टॉपिक यानी छंद तक जो टॉपिक हैं वो सबके कॉमन है, सबके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में छंद तक। छंद के बाद कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, तो जिसकी जो चीज़ है वो उतना उतना पढ़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा सिलेबस है जिस पे हम पढ़ने वाले हैं। तो अब बात करती हूँ यहाँ पे, तो आज यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है। अब मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया, ठीक है। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि आप सभी लोग जब पढ़ेंगे क्लास में तो कोशिश ये करेंगे कि जिस समय मैं पढ़ा रही हूँ उस समय आप शांति से बैठे। देखो, आपको रूल बताती हूँ कैसे आपको करना है। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, ऐसे पढ़ना है कि बस हमें ना एकदम से पूरा अच्छे से हिंदी आ जाए, तो एक पैटर्न सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करना है। कि जैसे सपोज करो हमारा वर्णमाला शुरू हो रहा है, ठीक है, वर्णमाला हमने पढ़ना शुरू किया, तो वर्णमाला की हमारी लगभग 5 क्लास होती हैं। तो अब ये बताइए, देखो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि 5 क्लास जब वर्णमाला की हैं तो 5 क्लास में 1 से 1.5 घंटे क्लास चलेगी, तो 5 घंटे लगभग हमारी क्लास चलेगी। तो 5 घंटे जब हम शुरू करेंगे तो भाई सबसे पहले अगर हम एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर 5वां पॉइंट, फिर 6ठा पॉइंट, ऐसे पढ़ते जाएंगे, है ना। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आपको पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ा रही थी, यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी, तभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया कि ये क्या होता है, आपने तुरंत कमेंट कर दिया कि मैम ये क्या होता है। तो अब देखो वो 2 कंडीशन हो सकती है। मान लो आपने प्रश्न कर दिया कि ये क्या होता है, तो अगर वो पॉइंट इससे संबंधित है तो मैं बता दूंगी आराम से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो पॉइंट इससे संबंधित है तो फिर मैं कहूँगी या तो मैं इग्नोर कर दूंगी उसको, है ना, या तो इग्नोर कर दूंगी, या तो मैं कहूँगी कि अभी आएगा बाद में बताऊंगी, या ये कहूँगी कि रुको अभी बाद में बताऊंगी, या फिर रौद्र रस में भी आ सकती हूँ कि शांति से बैठो पहले। तो ऐसे ही जब मान लो मैंने कह दिया कि बाद में बताऊंगी या मैंने इग्नोर कर दिया, तो आपके दिमाग में ना 2 सवाल पैदा होने लगते हैं। पहली चीज़ कि मैडम हम पे ध्यान नहीं दे रही हैं, हम अकेले बैठे हुए हैं, ये सवाल आता है। दूसरा, अगर मैं कह दूंगी कि बाद में बताऊंगी तो स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे मैडम को आता नहीं है, मैडम पहले पढ़ के आएंगी तब पढ़ाएंगी, दिमाग में ये चला जाता है। तो मैं ये वाली बात इसलिए बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, रूल ये सबसे पहले फॉलो करना है आपको कि जिस समय हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, तो ये पहली क्लास से और 5वीं क्लास, जब मैं आपसे कहूँ कि वर्णमाला आज आपका खत्म हो गया, कल हम वर्तनी पढ़ेंगे,
तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को क्लास के अंत में ना क्वेश्चन करने के लिए टाइम देती हूँ। हालांकि मैं हर दिन देती हूँ कि जैसे ही क्लास पहले पूरी खत्म हो गई फिर कहूँगी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आपको ना क्लास के अंत में ही डाउट अपना लेना है। आप अगर मान लो क्लास के बीच में आपको डाउट आता है तो आप अपनी रफ कॉपी पर उस डाउट को लिख कर रख लीजिए ताकि आप भूले ना, और लिख कर रख लीजिए। हो सकता है कि आपके पूछने से पहले ही मैं आपका वो डाउट क्लियर कहीं पे कर दूं। तो इससे क्या होगा, जब हम इस तरह से पढ़ते हैं ना तो हमारे जो आसपास के जो हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं उनका भी समय बचता है। मैडम भी एक क्रम से अच्छे से पढ़ा पाती हैं और एक रिदम से पढ़ाती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डाउट वाली बात हो तो क्लास के एक तो जिस समय मैं स्टार्टिंग में आई हूँ क्लास में तब नहीं पूछना, और क्लास के बीच में नहीं पूछना। जब भी आपको डाउट पूछना हो अपना तो क्लास के लास्ट में जब मैं आपको समय दूँ, ठीक। और फिर उसके बाद एक समय के बाद मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगी कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन वो अभी शुरुआत में नहीं मिलेगा, एक समय के बाद मिलेगा जब मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग अब पढ़ने लगे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तब मैं आप लोगों को उसी नंबर को दूंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली बात आपको पता चल गई। यहाँ पे नेहा वो कह रही हैं कि मैम मेरा क्लास अभी तक का छूट गया क्या। देखो नेहा, अभी तक कुछ भी नहीं छूटा, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब इसके साथ ही साथ आपके इसी प्रश्न पे मैं एक चीज़ और बताती हूँ। हमारे छात्रों को ना बड़ा ये डर लगा रहता है कि जैसे मान लो अभी आप आए, आपको लगा कि मेरी क्लास छूट गई, तो आप लोगों के हाथ में ना जादू है। कैसे? आप वापस क्लास को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर आपको लगा कि क्लास छूट गई तो आप जो क्लास में आगे जहाँ तक पहुँचाना उसको पीछे लौटा के ले जाओ और बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। आपको टेंशन क्या बात की है ना? अब मान लो अगर किसी दिन आपका पूरे दिन ही क्लास नहीं देख पाए तो भी आपके पास क्लास देखने का मौका है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आज जो है हमारी क्लास, बात ये है कि मुझे कल छुट्टी पे जाना है, कोई इमरजेंसी काम है, और मैं अगर कल छुट्टी पे जाती हूँ और आज मैं कोई टॉपिक शुरू करती हूँ तो कल ब्रेक हो जाएगा, और फिर परसों शुक्रवार होते ही फिर उसके बाद सैटरडे का यानी शनिवार का ब्रेक हो जाएगा। तो ये 3 लगातार 2 दिन जो है, और ये भी मुझे नहीं पता कि मैं कल के कल वापस आ भी पाऊँगी या नहीं, हो सकता है मैं परसों ही आ पाऊँ। तो मॉर्निंग बैच है आप लोगों का, तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को कुछ काम देके जा रही हूँ, जो काम आप लोगों को करके रखना है। हमारी क्लास जो होगी वो सोमवार से कंटिन्यू होगी, आज के बाद सोमवार से, ठीक है, 11 बजे होगी। अब उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे अभी ये क्लास चल रही है, अब मैं आपको बताती हूँ। जब आपने ये बैच खोला होगा, थोड़ा सा देखो आपको समझाती हूँ, दिखा के अगर आपको दिखता है तो। जब आप हमारे इसमें जाते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे इस तरह से, ये पहला आपका फ्रंट है, ठीक। इसमें आप जाते हैं लाइव क्लास में। जब लाइव क्लास में जाएंगे तो आप लोगों का जो बैच है वो बैच 6 है, ठीक है, नया बैच। तो जैसे ही आप इस बैच को खोलेंगे तो अभी आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ एक बॉक्स बना हुआ है। जैसे ऊपर यहाँ पे 3 लाइनें हैं जिसमें आपका टॉपिक, डिटेल और बाय नाउ, ठीक है, यहाँ पे आपका बाय नाउ आ रहा है। इसके नीचे आपका एक इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको लाइव दिख रहा है, ठीक है, लाइव लिखा हुआ, आपने इस पे क्लिक किया होगा और वहाँ पे आज आपको ये क्लास दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये क्लास अभी ख़त्म होगी और ख़त्म होने के लगभग 1 घंटे के बाद ये क्लास आपकी एक नए बॉक्स में आ जाएगी और वो नीचे यहाँ पे बॉक्स होगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और इसमें क्या लिखा होगा, सभी कक्षाएं, सभी कक्षाएं और अभ्यास प्रश्न आगे और पीडीएफ, ठीक है, ये सब लिखा होगा इसमें। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जो ये बॉक्स बनेगा ये आपकी क्लास के बाद बनेगा। और कैसा बनता है वे मैं दिखा देती हूँ पिछले बैच से, ठीक है। जैसे आपका, अगर ये आप देख पा रहे हैं इसको तो आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पिछले बैच में बनाए सभी कक्षाएं, अभ्यास प्रश्न और नोट्स। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये आपको इस तरह की लिस्ट हमारी दिखाई देगी। किस तरह की, मैं बना देती हूँ इसको भी। ये 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देंगे,
यहाँ पे आपका वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ आपका नोट्स है और यहाँ पे आपके एक्सरसाइज है, ठीक है। जब आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ना सारी वीडियो की लिस्ट दिखाई देगी जो आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। इनमें क्रम लिखा होता है, ये आप देखते हैं, ठीक। तो जैसे ये दिखाई दे रही है, अगर आपको दिखाई देगी तो ऐसे ही आपकी भी लिस्ट होगी। अगर आपसे कोई क्लास छूट जाती है तो आप वापस आके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ठीक है, 1 साल तक रहेगा ये बैच आप लोगों के पास। 3 महीने का कोर्स है, तो 3 महीने के बाद भी आप इसको देख सकते हैं, तो वो यहाँ जाके देख सकते हैं, क्रम रहेगा यहाँ से। अब इसके साथ ये जो ऑप्शन है नोट का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। कैसे खुलेगा, देखो, आपकी सारी PDF नाम के साथ यहाँ पे पड़ी होंगी। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दी हुई है शब्दावली की बुक, ठीक है, शब्दावली की बुक। अब इसमें ना पूरी बुक होगी, कम से कम ना 150 पेज की PDF है ये। इसके बाद सामान्य हिंदी भाग 1 है, फिर भाग 2 है, फिर भाग 3 है, फिर भाग 4 है, इस तरह से करके नीचे तक दिया है। और फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है, पाठ्यक्रम जैसे आपका सिलेबस है और ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ नया अपडेट जो होता है वो सब आपको यहाँ जाएगा। तो ये आपकी PDF है, और ये जो PDF आपकी यहाँ दी हुई है, इन PDF को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यानी आपका इस 2 दिन में क्या काम है, वो 2 दिन में काम ये है कि जैसे ही आपकी क्लास जनरेट होगी अभी 1 घंटे के बाद, ये आपकी सारी PDF जनरेट हो जाएंगी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इन सारी PDF को आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है। प्रिंट क्यों निकालना है यहाँ पर, तो प्रिंट इसलिए निकालना है कि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाती हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने के बाद और ये प्रिंट निकालने के बाद आपको किसी और बुक का सहारा नहीं लेना है हिंदी के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी कैसे, ये नोट्स प्रिंट निकाल के आपको क्यों रखना है, क्योंकि आप लिखेंगे। जैसे मान लो उसमें लिखा होगा, हम जैसे स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर की परिभाषा आपको लिख कर दी होगी और यहाँ पे स्पेस दिया होगा जहाँ पे आपको अपने हाथ से उसका उदाहरण लिखना है। इस तरह से आपका स्पेस, यानी आधे लिखे हुए प्रिंट रहेंगे ये, आधे आपको अपने हाथ से लिखने हैं। तो फिर जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी तो हर रोज आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए पहले तैयार रहें प्रिंट निकाल के, ठीक। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इन प्रिंट्स को, यानी ये नोट्स हमारे यहाँ पे मिलते भी हैं, तो आपने यहाँ से मंगवाया भी होगा कि हमें प्रिंट किए हुए नोट्स दे दो, तो उनके रास्ते में होंगे। तो वे छात्र केवल वर्णमाला वाला प्रिंट निकाल के रखें अभी, क्योंकि आजकल जो हमारे ये जा रही है ना, बुक जा रही है, तो कुरियर वाले बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं ये कोरोना के चलते में। तो पोस्ट ऑफिस पे भी एक बार में सिर्फ 5 पैकेट ही लेते हैं एक दिन में, इससे ज़्यादा लेते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के ऑर्डर तो दिन में बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ से कुरियर नहीं हो पाता, बहुत समस्या है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके पास वो लेट पहुँचे जिन भी छात्रों ने ऑर्डर किया है अभी तक, तो वो तब तक वर्णमाला के केवल नोट्स निकाल लें, तो वर्णमाला पे काम कर लें, फिर उसके बाद जब किताबें उनके पास पहुँच जाएंगी तो वो किताबों पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा, तो आप लोगों को ये नोट्स निकालने हैं। तो ये मैंने नोट्स के बारे में बता दिया। और फिर हाँ, इसके साथ एक चीज़ और रह गई है जो आपको बतानी है, कि जो आपका यहाँ पे मैंने बताया था ना एक्सरसाइज के लिए, चलो अब ये पीछे रह गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज थी साइड में, ये भी मैं दिखा देती हूँ। ये एक्सरसाइज होगा, तो जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज का जो सेट है वो आपको यहाँ मिलता जाएगा। यानी इस तरफ ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आप उसका ना क्वेश्चन आंसर भी करके दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे संज्ञा के दिखा रहे हैं, तो आप जैसे ही खोलेंगे ना तो यहाँ पे ये प्रश्न दिए हैं, इस तरह से आप प्रश्न करके अपना सॉल्व करके देख सकते हैं टॉपिक करने के बाद। ये आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे हर टॉपिक के। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि ताकि सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती रहें, ठीक। तो चलो अब यहाँ पे मैं देखती हूँ आप लोगों का कोई सवाल है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे अभी इस समय पूछ सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट चल रहा हो अभी क्लास से लेके, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोहित कुमार कह रहे हैं कि मैम वीडियो डाउनलोड होगा ही नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है रोहित, वीडियो आपका डाउनलोड होता है। देखो ये क्या है कि सर्वर पे जाती है वीडियो, तो आप ऐसे समझिए कि कभी तो ये आपका 5 घंटे में ही रेडी हो जाता है डाउनलोड होने के लिए, कभी ये 24 घंटे लगा लेता है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप 24 घंटे का इंतज़ार करेंगे, अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वो तो आप बीच में देख सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये डाउनलोड भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये डाउनलोड नहीं होगी, डाउनलोड भी हो जाएगी। आप डाउनलोड करके, और लेकिन वो रहेगी आपके ऐप में, तो डाउनलोड करके अगर आप देखेंगे तो उससे आपका नेट खर्च नहीं होगा बहुत ज़्यादा, जैसे लाइव में बहुत ज़्यादा नेट खर्च होता है, तो वो आप देख सकते हैं। संदीप यादव कह रहे हैं कि पैसा कम कर दीजिए। देखो संदीप, मैं हालांकि इस बात पे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं ना तो बड़ा दिल दुखता है कि आप कहते हैं पैसा कम कर दीजिए। देखिए कितना है, 999। आप पता है एक लार्ज पिज़्ज़ा जब खाते हैं ना मार्केट में जाके, 900 रुपये तो आप उसके लिए दे देते हैं एक टाइम का, और ये 1 साल के लिए आपको मिल रहा है बैच। ये जो आप अपने पेट की भूख के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर इसकी भूख के लिए ना कुछ खर्चा नहीं करते, और यही कारण है कि हम ना हमेशा पिछड़े रहते हैं। जो इंसान इसकी भूख के लिए पैसा खर्चा करता है ना और इसके लिए नहीं सोचता, वो इंसान जीवन में सफल हो जाता है। आपको इतना समझना चाहिए कि आज की जो मैं क्लास आप तक पहुंचा रही हूँ ना, इस क्लास को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने पहले कितना खर्चा किया होगा, शायद इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और आप तक पहुंचने के लिए केवल मैं ही नहीं हूँ। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि मुझे आपको हर डिटेल देनी पड़े। मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, इस जगह पे रेंट भी जाता है, जिस लाइट में खड़ी हूँ इस लाइट का बिल भी जाता है, जो साधन में आप तक मुझे पहुंचा रहे हैं वो साधन पैसे से आते हैं। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं ये वाली चीज़ यूट्यूब पे इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अब यूट्यूब के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। वो लोग ऐसे हैं जिन्हें जो सिर्फ डिसलाइक करके भी जाने वाले लोग होते हैं उसमें। लेकिन आप मेरे एप्लीकेशन पे आके पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ। आप बहुत दिल दुखाते हैं ये वाली बात कह के। 999। आपको एक घटना बताती हूँ मैं। मेरे पास 3 दिन पहले एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था जिसका बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है। वो अपने 5th क्लास के बच्चे के लिए मेरी हिंदी की क्लास ले रहे हैं, और उन्होंने मुझसे बात की थी और उन्होंने कहा कि मैम मैं अपने बच्चे के लिए मंथ में 14,000 रुपये देता हूँ स्कूल में, और 14,000 रुपये मंथ का देने के बावजूद भी मेरे बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज नहीं मिल रही। मुझे खुद एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए। अब सोचो, उन्होंने ही मुझे ये वाली बात कही कि मैम जिस समय मैंने यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी और उसके बाद आपकी क्लास का प्राइस मैंने देखा, तो मैंने अपने दोस्त को यही बोला कि यार हमारे एक बार का पिज़्ज़ा जितना भी प्राइस नहीं है जो कि हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए, जिसकी ज़िंदगी बदलने के लिए, उसका लैंग्वेज सही करने के लिए, उसकी भाषा सही करने के लिए वो इतना कम प्राइस में पढ़ा रहे हैं। तो आप कैसे इस बात को सोच लेते हैं मैं नहीं कह सकती। खैर चलो छोड़ो, ये मुझे लगता है। खैर मुझे आप बताइए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, जो क्लास है मैंने आपको बता दिया, तो नोट्स आप लीजिए। फिर से यहाँ शिवम पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे लेंगे। मैंने आपको बताया ही शिवम कि नोट्स कैसे आएगा। मैंने कहा आपसे कि 1 घंटे बाद इस पर वो जनरेट होगा, अभी आपको बताया। आप पीछे बैक जाके देख लीजिए। अगर आपको नोट्स यहाँ से लेना है ऑफिस से, तो जो नंबर आपको सामने दिया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल करके स्टाफ से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि कैसे आपको लेना है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। तो क्या लिख रहे हैं संजय आप? समझ नहीं पाई मैं आपके। मैम ये किस क्लास का है? कौन सी क्लास का? ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हैं, जितने भी आपने एग्ज़ाम बोले थे उन सबके लिए सामान्य हिंदी है ये। ठीक है, पिंकी तिवारी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैम लाइव क्लास के नीचे ही सारी क्लास देख पाएंगे क्या बाद में? हाँ पिंकी, आपके पास पूरा 1 साल तक रहेगा ये, फिर पूरी 1 साल तक, और जितनी बार चाहें। देखो मैंने इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई है, हालांकि मेरी टीम ने इसमें लिमिट लगाने का ऑप्शन दिया है और उन्होंने कहा भी था कि मैम 3 बार लगा दो कि एक वीडियो को
केवल स्टूडेंट 3 बार देखा जाए, लेकिन मैंने उस लिमिट को नहीं लगाया है। मैंने ये छोड़ दिया है कि नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप तक हिंदी को पहुंचाना। हिंदी आपकी सही हो जाएगी तो हिंदी से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कितनी बार भी देख सकते हैं, 1 साल तक आपके पास रहेगा। बुक कैसे लें मैम, शिवम पूछ रहे हैं। शिवम, आप ऑफिस में फ़ोन कर लीजिए, आपको बता देंगे, ठीक है। मैम MPSI के एग्ज़ाम के लिए बताओ। हरिदेश ने पूछा है। हरिदेश, मैं देखो, आपका MPSI का जो एग्ज़ाम है, जो आपके 70 मार्क्स का आता है, उसमें पूरा कवर होगा। मैंने आपको सिलेबस दिखाया ही, अभी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आ जाएंगे। अभी चल रहा है उस पर काम, जब तक आप पढ़िए, पढ़ के जैसे ही आपका बैच ख़त्म होगा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैम नोट्स के अलावा बुक भी मंगवानी है, कमल पूछ रहे हैं। देखो कमल, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करती हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने इधर, सभी छात्र। अगर आप नोट्स को प्रिंट निकाल लेते हैं तो आपको कोई बुक मंगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया उनका, तो आप बुक मत मंगाइएगा। लेकिन हाँ, मैं ये बताती हूँ, अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं और आप ये कहते हैं कि मैम प्रिंट आउट बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, 700, 800, 900 के आसपास पड़ रहा है, तो 700, 800 के आसपास में ही शायद आपकी यहाँ पे बुक्स का प्राइस है। तो अगर वो उसी के बराबर पड़ता है, तो आप प्रिंट हुई बुक, वो दिखने में भी सुंदर लगेंगी, तो वो मंगा लेना। यानी जो मेरी बुक का चार्ज है, अगर वो उतने से कम में पड़ रहा है तो आप प्रिंट करवा लो, मैं यही कहूँगी। अगर बुक के चार्ज से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है आपको, तो फिर बुक मंगवा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाना है, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताऊंगी हमेशा, ठीक है। और मैं सामने वो PDF रखूंगी जो आपके पास रहेगा, उस PDF पे कहाँ पे क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। बस मुझे एक थोड़ा सा अफसोस रहता है कि आप लोगों की नोट्स मैं नहीं देख पाती। अदरवाइज़ जो मेरे ऑफलाइन क्लास के छात्र होते हैं, उनका तो मैं नोट्स भी चेक करती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने नोट्स चेक करवाना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो PDF बना के, लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो लास्ट में ईमेल कर देना PDF बना के कि मैम हमने ऐसे बनाए हैं, चेक कर लूँगी मैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऑर्डर कैसे करें, देखो मैंने आपको बता दिया कैसे मिलना है, कहाँ से मिलना है, कैसे ऑर्डर करें किताबों का, इन सारी चीज़ों के बारे में ना आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए। जो नंबर आपको सामने दिया है ना, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू नेहा। अब देखो, अब मैं आप लोगों से एक, अभी क्लास आगे चलेगी या यहीं पर समाप्त हो जाएगी? सौरभ पूछ रहे हैं। सौरभ, अभी मैं आगे अभी क्लास नहीं लूँगी इसके आगे, मैंने वही आपको बता रही हूँ जानकारी। मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी क्लास जो होगी वो सोमवार को 11 बजे होगी, और वहाँ पे फिर मैं ये भी बता देती हूँ, फिर सोमवार को मैं एकदम सीधा वर्णमाला शब्द लिख के और वहीं से शुरू करूँगी। फिर मैं आपको ना नोट्स के बारे में बताऊँगी, ना क्लास के बारे में बताऊँगी, ना ऐप कैसे चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगी, है ना। तो आज ही सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को, हम उस दिन बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप क्लास को ख़त्म करें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं। हमारी जो क्लास चलेगी सोमवार को 11 बजे से चलेगी, ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, किताबें, और उसमें आपको जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम के कम से कम 5 सेट एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मत देखिएगा, ये आपको मुझे बताना है। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कितने छात्रों ने प्रैक्टिस की थी, तो ये आपको अपने अपने एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमसे जो प्रश्न दिए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और हम कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन 2 दिन में आप ये होमवर्क करके रखिएगा, ठीक है। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी कोई और भी सवाल हो आपका तो आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए।